कहानी अविनाश की जुबानी। आप किसी से इतना प्यार करते हो उसका एहसास तब होता है जब वह आपको छोड़कर चले जाते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड खुशबू मेरे लिए क्या है वह तब पता चला जब उसके मौत की खबर मुझ तक पहुंची। मैं जान से ज्यादा उससे प्यार करता था। ऐसा लगता था उसके बिना मेरी जिंदगी बेकार है। उसके सौतेले पिता तारक ने उसे किडनैप कर लिया था जब हम न्यूयॉर्क में आए थे। मेरा बुरा सपना मानो सच होने जा रहा था। सड़क में टूटकर मैं अपने कार में बैठे बैठे रो रहा था कि तभी सामने एक कार आकर रुकी। उसका मालिक मेरी खिड़की खटखटाया। खोला तो उसने मुझे एक फ़ोन दिया और फिर वह आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अविनाश मत आना। यह खुशबू की आवाज़ थी। मेरी गर्लफ्रेंड जिसे मैं मरा हुआ समझ लिया था वह जिंदा है। हे भगवान, मैं रोने लगा। मैं कांपने लगा था। वह जरूर आएगा, तारक ने खुशबू से कहा, जिससे उसका रोना शुरू हो गया। नहीं प्लीज, वह हकलाई। तारक, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुमसे दूसरा काम चाहता हूँ, चमकदार बॉयफ्रेंड। तारक ने खुशबू को अनदेखा करके मुझसे कहा, इस बार भी तुम अपना पैसा मेरे पास लेकर आओगे और ध्यान रखना इस बार पुलिस न आए। तुम नहीं चाहते हो कि इस तरह का हादसा दोबारा से हो, क्या चाहते हो? उसने फुफकारा। नहीं, मैं नहीं चाहता, और इस बार मुझे $5 लाख चाहिए। तारक ने आखिरी शब्द को बहुत धीरे और साफ कहा। तुम मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे और यहाँ पर अकेले आओगे, यह पक्की बात है। जो सूटकेस मैं घर के अंदर रखा था जिसमें पैसे थे उसे मैं वहाँ से नहीं ले सकता क्योंकि पुलिस वहाँ गार्ड कर रही है। जो मुझे यह पैसे बैंक से निकालने होंगे और मैं यह करने से पहले दोबारा नहीं सोचूंगा। मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं अभी सदमे में हूँ कि सच में वह बच गई है या बस यह सपना है। लेकिन सबसे पहले तुम अपना दूसरा वाला फ़ोन कूड़ेदान में फेंकोगे, उसने कहा, ऐसे कि मैं उसका हर बात मानने वाला हूँ। सच में। कहानी खुशबू की जुबानी। 5 घंटे पहले मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे जब मैं यह आखिरी चिट्ठी अविनाश को लिख रही थी। यह आखिरी चीज़ थी जो मैंने उससे मांगा था, उससे पहले कि वह मुझसे छुटकारा पाए। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तारक ने मेरी बात को मान ली थी। इससे पहले मैं इसे निर्दयी समझती थी। अच्छा रहेगा कि मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर लूं, इससे पहले कि वह अपना इरादा बदल ले। यह बहुत मुश्किल है कि अपने सारे जज्बातों को एक ही चिट्ठी में मैं रख दूं, पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं नहीं चाहती थी अविनाश अपने बारे में खराब सोचे। मैं चाहती थी वह यह सोचे कि वह मेरे लिए क्या है। मैं उससे प्यार करती थी। जैसे ही मैं चिट्ठी खत्म की, दरवाज़ा खुला। मैं बिदक उठी जब सामने मुझे स्टीव खड़ा मिला और मुझे जांचने लगा। हो गया? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। मैं निगलने लगी, अपना सिर हिलाया तो वह मेरे पास आ गया और चिट्ठी को जांचने लगा कि वह सुरक्षित है या नहीं। मेरा दिल डूबने लगा क्योंकि यह चिट्ठी सिर्फ मेरे और अविनाश की है। मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे। यही मेरी आखिरी तरीका था जिसके जरिए मैं उस तक पहुंच सकती थी, इससे पहले कि मैं मर जाऊं। उसने कहा, यह कितना प्यारा सा लवर बॉय है, सही कहा ना? इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। मैंने त्योरी चढ़ाई कि आखिर यह कहना क्या चाहता है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती उसने मुझे फ्लोर में गिरा दिया, मेरे कंधे को पकड़ लिया और मुझे घेराबंदी कर लिया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बेवकूफ लड़की, क्या तुमने सोचा था कि तारक इतना अच्छा इंसान है जो तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरी करेगा? मेरे शब्द खो गए थे। चिट्ठी को मजबूती के साथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। तुम बाद में मर सकती हो पर अभी नहीं डार्लिंग, उसने नखरे की मुस्कान दी। हालांकि पुलिस और तुम्हारा बॉयफ्रेंड यह नहीं जानता। उसे ऐसे ही लगेगा कि तुम मर चुकी हो, इससे पहले कि वह पुलिस को धोखा दे और हमारी बातों को माने। मैं अविश्वास से अपना सर हिलाने लगी। यह लोग अविनाश को धोखा देने वाले हैं। उसके बाद जब वह बिल्कुल टूट जाएगा उस समय उससे पैसे लेंगे और इस बार उसे बचाने के लिए पुलिस भी नहीं रहेगी। अगर अविनाश आया तो यह लोग उससे भी छुटकारा पा लेंगे, सिर्फ मुझसे ही नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। गुस्से से मैंने उस चिट्ठी को मोड़ दिया और कमरे के कोने में फेंक दिया और स्टीव से छूटकर भागने लगी, इससे पहले कि वह मुझे फिर से जमीन पर चिपका देता। मुझे जाने दो, मैं छूटने की कोशिश करने लगी पर वह बिल्कुल ही बेकार था। एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। क्या तुम भूल गई तारक ने मुझे क्या वादा किया है? मैं तुमसे कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वह गंदी निगाहों से मेरे शरीर को देखने लगा था। कहा, तुम शायद सबसे खूबसूरत लड़की होगी जिसके साथ मैं यह करूँगा।
तब भी खूबसूरत लग रही हो जब तारक ने तुम पर हाथ उठाया है। उसने मेरे डेनिम जैकेट को उतार कर फेंक दिया और फिर मेरे गले को चूसने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर से मेरे आसपास की दुनिया टूटकर बिखरने वाली थी। जब वह मेरी इज्जत लेने वाला था बचाव के लिए, अचानक से मेरे अंदर जोश आ गया। उसकी पॉकेट से छुरा को मैंने निकाल लिया और उसके कंधे के सामने रखा, पर उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया और उसे हर तरफ से मारने लगी। इससे पहले कि वह मुझसे वह चाकू छीन लेता और मेरी ऊपरी बाजू को काट देता। यह तुम्हारी जिद्दी बॉयफ्रेंड के लिए है, वह इसे देखेगा। शांति फैल गई। इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था किसी भी पल मैं बेहोश हो जाऊंगी। क्या मैं मरने वाली हूँ? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरी सांसें धीमी होने लगी। अगर मैं अभी मर गई तो अविनाश को इसमें नहीं खींचना पड़ेगा, उसे मरना नहीं पड़ेगा, वह जिंदा रहेगा। शायद यह इसलिए बना था, शायद मरना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। शिट! स्टीव ने कोसा और तारक को बुलाने लगा। उसकी आवाज में पैनिक था। दर्द से मैं बिल्कुल टूट रही थी। थोड़ी देर में कुछ लोग कमरे के अंदर आए और साथ में एक लड़की थी। वह अपने साथ एक बक्सा लेकर आई थी, जैसे कि मेडिकल किट हो। सबसे कहा कि बाहर जाओ। तारक की आवाज आई, लेकिन क्यों? यहाँ से जाओ, लड़की ने दोहराया। मैं इसे यहाँ बचाने आई हूँ। अगर यह तुम लोगों को दिखेगी तो वह कुछ अच्छा नहीं करेगा। उसके बात में दम था। कुछ आवाज आने लगी जब आखिर शख्स कमरे से बाहर चला गया। मुझे बेहद दर्द होने लगा जब यह लड़की मेरा इलाज कर रही थी। मैं मेडिकल स्कूल में हूँ। उसने कहा मेरा नाम रोजी है। मैं सोचने लगी कि शायद यह इसका असली नाम नहीं होगा। उसने आगे जारी रखा, नेट मेरा बॉयफ्रेंड है, यहाँ जो आखिरी सदस्य जिसके सर के बाल खड़े हैं। मुझे पता है अब इन सब चीजों से भागना मुमकिन नहीं होगा। यह बहुत ही दुख की बात है, पर नेट पहले ऐसा नहीं था। वह बस ऐसा तब हो गया जब से ड्रग्स लेना शुरू किया। मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी। समझ आ गया कि ऐसी सिचुएशन में पड़ने में कैसा लगता है। रोजी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह लोगों को इस तरह से अत्याचार करते देखना पसंद करती है, बल्कि वह तो लोगों को बचाना चाहती है। ऐसे भी वह डॉक्टर बनने वाली है। क्या उसे धमकी दी गई है कि वह इन्हें नहीं छोड़ सकती है, या वह अपने बॉयफ्रेंड का साथ देना चाहती है? फिर से मैं एहसानमंद होंगी कि अविनाश ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। मुझे ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं डालेगा। अविनाश ऐसा है जो मुझे प्यार करेगा, मुझे मुसीबत से बचाएगा, मेरे लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देगा, जैसे कि अभी होने जा रहा है। थोड़ी देर के अंदर ही दरवाजा फिर से खुला। तारक सामने खड़ा था। हमें अभी निकलना होगा, इससे पहले कि पुलिस यहाँ तक पहुँच जाए। हम अपना कोई निशान नहीं छोड़ेंगे सिवाय इस चिट्ठी के और इस खून के। कहानी अविनाश की जुबानी, अभी की कहानी। आखिरकार मैं अपने निर्धारित जगह पर पहुँच गया था। हैरानी की बात यह थी कि यह लोग मेरे हर एक कदम को नाप रहे थे, जैसे कि मैं पुलिस के सामने कोई छाप न छोड़ूं, जैसे कि यह इस शहर को बहुत अच्छे से जानते हैं। हर एक कोना, हर एक कैमरा। मैं उसके बातों को ऐसे मान रहा था जैसे मैं एक वफादार कुत्ते का बच्चा हूँ। मैंने अपना फोन भी फेंक दिया था जब मैं पैसे निकालने गया। एहसास हुआ उसके आदमी मुझे फॉलो कर रहे हैं। आखिरकार मुझे ऑफिस में बुलाया गया था क्योंकि मैं इतने पैसे निकालने वाला था। हालांकि बैंक के मैनेजर की आंखों में उत्सुकता थी, पर उन्होंने मुझ पर सवाल की बौछार नहीं की थी, यह सोचकर कि यह मेरा विश्वास खो दे। क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा कस्टमर था तो यह उम्मीद कर सकते थे कि मेरी प्राइवेसी को मेंटेन रखेंगे। अब मैं पैसे को ट्रंक के अंदर रख दिया था और कार मेरे सामने आकर रुकी। कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओगे? ट्रंक खोलकर दिखाओ। वह उस पैसे को लेकर अपने एसयूवी में बैठ गए थे और फिर वह और उसके आदमी गाड़ी चलाने लगे थे और मेरे पास रास्ता नहीं था। मुझे खुशबू के करीब जाना था। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। यह जगह जहां मैं पहुंचा था वह धूल मिट्टी से भरा एक छोड़ा हुआ घर था। फिर मुझे तारक नजर आया। एक छोटे बाल की लड़की भी नजर आई। मैं सोच में पड़ गया कि यह कौन है। अब यह मजेदार बात है, जो इंसान मुझे पैसा लिया था उसने कहा अब हुई ना बात, हमें पैसे मिल गए हैं। मैंने पूछा वह कहाँ है? तारक के नखरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। शांति रखो लवर बॉय, मुझे पता है तुम्हें उसकी फिक्र है, पर मैं यह सोच रहा हूँ कि वह तुम्हारे लिए इतनी खास क्यों है। यह बातचीत बहुत गलत दिशा में जा रही थी। जब मेरे अंदर आक्रोश भर रहा था, मैं उसके आदमियों के बीच में खड़ा था और मेरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, नहीं तो मैं ऐसे मार मार कर मार डालता। वह कहाँ है? इस बार मेरी आवाज़ बहुत जोर से गूंजी कि सामने वाली लड़की भी उछल पड़ी
और मुझे यूं गुस्से में देखकर तारक और मनोरंजन से भर उठा। उसके नखरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। बिल्कुल अधैर्य होना, तारक ने कहा। उसे यहाँ लेकर आओ, यह मुलाकात तो काफी मजेदार होने वाली है। वह आदमी अंदर चला गया और खुशबू को अपने साथ लेकर आया। मेरी दुनिया मानो रुक गई थी जब मैं उसे फिर से देखा। अविनाश, उसकी आंखें बिल्कुल टूटी हुई थी। मैं जम गया। वह बिल्कुल फीकी लग रही थी। उसके बाल धूल मिट्टी से भरे थे। ऐसा लग रहा था उसे थप्पड़ मारा गया हो, क्योंकि उसके होंठ के किनारे से खून बह रहा था। कई जख्म के निशान थे, जिससे पता चल रहा था इसे बार बार मारा गया है। और कपड़ों में खून लगा हुआ था। दाहिने बाजू में पट्टी बंधी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वह गोदाम का वह खून कहाँ से आया था। मेरा पूरा शरीर सर से पांव तक गुस्से से कांपने लगा था। मेरे अंदर का कातिल 10 गुना खतरनाक होकर बाहर आने को था। हाँ, यह पक्का है, पिछले कुछ दिनों में यह और ज्यादा खूबसूरत बन गई है। तारक ने यह जारी रखा। इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं था कि मेरे अंदर का राक्षस जाग चुका था, किसी भी वक्त उसे मार सकता था। इससे मुझे बहुत मजा आया जब मैं उसके शरीर में यह जख्म दोबारा से बनाए। मुझे नहीं पता मैं किस तरह से मैनेज किया था आजाद होना उसके आदमियों से, पर तारक के शब्द मेरे अंदर ईंधन का काम किया था। मैं उसके पास दौड़ा, उसे लात मार के गिराया और फिर पैरों से उसके सीने में जोर जोर से मारने लगा। वह चीखने लगा था। उसके होंठ के किनारे से खून बहने लगे थे। वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी पसली मैंने तोड़ दिए थे, लेकिन मुझे नहीं रोका था जब मैं उसे मारकर खून से लथपथ कर देना चाहता था। जो हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मेरी त्वचा जल रहे थे। उसके आदमी मुझे खींचकर अलग किया। मैं दहाड़ने लगा। मैं उसे खत्म करना चाहता था। खौफ खाकर तारक मुझे देख रहा था। मार दो इसे। उसके आदमियों ने इस बात को मान लिया और मुझे पेट में और गर्दन में मारा, जिससे मेरे मुंह से एक जोर से आवाज निकली। कहानी खुशबू की जुबानी। मेरी आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गई जब 2 आदमी अविनाश को मार रहे थे। मैं उनकी ओर दौड़ कर जाना चाहती थी, पर स्टीव मेरा हाथ पकड़ लिया और जाने से रोकने लगा। तारक ने फैसला किया है कि पहले वह मरेगा, स्टीव ने मुझसे कहा। तो अपनी जिंदगी के आखिरी पल का मजा लो और इसे मरते हुए देखो। यह तुम्हारी एक सजा समझो, हमारे लिए सिरदर्दी बनने के लिए। मैं देखती रही जब वो अविनाश को मार रहे थे। अविनाश के हाथ में पहले ही हथकड़ी लगी हुई थी और यह लोग पागलों की तरह उसे मार रहे थे। अविनाश अपने मुंह से खून को थूका जब उस आदमी ने उसके चेहरे में मारा और फिर वह ऐसी चिल्लाया, मुझे पक्का लगता है कि उसका पैर टूट गया। यह निश्चित करना कि इसके मेरे से ज्यादा पसली टूटे जब वह मरे। तारक फुफकारा, फिर स्टीव की ओर देखकर कहा, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? स्टीव की आंखें चमकने लगी, जैसे कि वह अविनाश को मारने में अपने दोस्त का साथ देना चाहता था। तारक की बात मानकर वह अविनाश को जाकर मारने लगा। मैं दौड़कर उनके पास गई और एक को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे जमीन पर धक्का मारा। अविनाश को यूं मरता हुआ देखकर मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बिल्कुल कांप रही थी। मेरा दिल सीने में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। वह लोग बुरी तरीके से अविनाश को मार रहे थे। मैं कुछ भी देखने लगी कि जिससे मैं उसे बचा सकूं। रोजी की ओर देखी तो उसने मुझे ड्रॉर की ओर इशारा किया। मैं पहले समझ नहीं पाई। रोजी ने ड्रॉर खोला और कुछ निकाल कर मेरी ओर फेंका, जिसे मैं कैच कर लिया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैंने देखा मेरा फ़ोन था। मैंने उसे कांपते हुए हाथों से ऑन किया। शुक्र है इसे गिरा नहीं दिया था। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैं कॉलर आईडी देखी तो नीता थी। मुझे याद है मैंने अविनाश की माँ का नंबर सेव कर लिया था। वह शायद इस हादसे के बाद मुझे बार बार कॉल कर रही होगी। मेरे आंखों में आंसू बनने लगे थे। चूंकि वह कॉल कर रही थी तो उन लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। तारक ने जैसे ही देखा क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल के साथ वह खड़ा हुआ। वह मुझे फ़ोन छीनकर नीचे फेंक दिया और फ़ोन तोड़ दिया। उसे देखकर मैं पीछे हटी, लेकिन मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरी। वह मेरे करीब आने लगा। जो हुआ है पक्का वह मुझे मार देगा, जंगली जानवर कहीं की। वह फुफकारा, कितनी देर लगेगी पुलिस को हमारा लोकेशन ट्रेस करने में? 5 मिनट, 10 मिनट। मैंने देखा रोजी उसे रोकने के लिए तारक के पास आने लगी ताकि मुझे बचा सके। तारक ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। तारक, अविनाश की आवाज आई। भले ही वह बहुत बुरे हाल में था, वह मुझे देख रहा था। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो। उसकी आवाज़ बदल गई दर्दनाक खांसी में और मेरा दिल फिर से टुकड़ों में बंटने लगा। तारक घायल था। मैंने उसे अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब वह मुझे घेराबंदी किया, मैं उसके टूटे हुए पसली में मारा। वह दहाड़ने लगा। जब दोबारा मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में मुझे राक्षस नजर आया
उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैं घुटने लगी। मैंने सुना अविनाश की आवाज़ आई, खुशबू। इससे पहले कि वह फिर से खांसने लगता, मैं तारक का गुस्सा से भरा चेहरा देख सकती थी, इससे पहले कि मेरे सामने अंधेरा छा जाता। उसके बाद मुझे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बंदूकों की आवाज़ आने लगी। यहाँ पर लोग घेराबंदी करने लगे थे। तारक का हाथ अब मेरे गले पर नहीं था। मेरे आसपास की दुनिया अब घूमने लगी थी अंधकार में। मेरी पलकें खुली, पर अंधा कर देने वाली रोशनी से मेरे अपने आंखें मींच ली। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली, जो इस बार बस सफ़ेद नज़र आया और कुछ नहीं। पर धीरे धीरे मेरी दृष्टि साफ हुई। सफ़ेद रंग की सीलिंग थी। कमरे में मेरी आंखें घूमने लगी। सूरज की रोशनी आ रही थी। मैं अस्पताल में थी। मैं अभी जिंदा हूँ, खुशबू। एक कर्कश आवाज़ से मैंने अपनी आंखें उस औरत की ओर की और पाया कि नीता मेरे बिस्तर के साइड में बैठी हुई थी, आंखों में आंसू लिए मुझे देख रही थी। तुम जाग चुकी हो, वह मुस्कुराई। कैसा महसूस कर रही हो स्वीटहार्ट? मैं अभी समझने की कोशिश करने लगी कि हो क्या रहा है। क्या मैं बच गई? आखिरी चीज जो मुझे याद है, तारक मुझे जमीन पर गला घोंटकर मारने की कोशिश कर रहा था। मैं सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। वह तस्वीर जब अविनाश को मार मार के उसकी जान ले रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में चलने लगा, जिससे मैं एक बैग उठ बैठी और मेरे सर में दर्द होने लगा। अविनाश कहाँ है? मैं हकलाई। मेरे अंदर पैनिक भरने लगा था। एक उदासी भरी मुस्कान नीता के चेहरे पर आ गई, इससे पहले कि वह रोने लगी। नहीं नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। प्लीज़ कह दो कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। वह दूसरे कमरे में है, नीता फुसफुसाई। शुक्र है भगवान का। वह कैसा है? मैंने पूछा, जबकि मुझे याद ही नहीं थे। मैंने अपने होठ हिलाए थे। अभी नीता के पूरे चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जिससे मैं और ज़्यादा अस्थिर होने लगी। वह अभी स्थिर है, उसने कहा। उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन वह रुकी और अपना सर हिलाई। कहा, वह भी बच गया है। जब मैंने तुम्हें दोबारा कॉल किया था, नहीं सोचा था वह तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच गया, उसने कहा। पुलिस ने तुरंत तुम्हारा लोकेशन ट्रेस कर लिया था और सामने वाली यूनिट को तुरंत उस जगह में जाने को कहा था। और तारक का क्या? जैसे कि मेरे दिमाग के सवाल को उसने पढ़ लिया था। पुलिस ने तारक और उसके दोस्तों को पकड़ लिया जब वह लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, एकदम सही समय में। उसकी आवाज़ में आक्रोश था। हम आश्वस्त करेंगे कि उसे सबसे ज़्यादा सजा मिले। मेरे पति इस प्रक्रिया में काफ़ी सख्ती से नज़र बनाए हुए हैं। तारक और उसके आदमी तुम दोनों को जान से मारना चाहते थे और ऊपर से ड्रग के साथ डील करते थे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा उसे नीचे गिराना। मैंने राहत की सांस छोड़ी, यह सोच कर कि आखिरकार अब मैं आज़ादी से जी सकूंगी। वह हमें दोबारा चोट नहीं पहुंचा सकेगा। अब जब पुलिस ने पकड़ लिया है तो वह उनके सारे ड्रग डील को उगलवा लेंगे और उसका अंडरग्राउंड के साथ रिश्ता भी। और अब पुलिस उन लोगों को भी कभी पहुंच जाएगी जो इन सब से जुड़े हुए हैं, ताकि हम ऐसे लोगों से दुनिया को बचा सके, उसने आगे जोड़ा। फिर मैं रोजी के बारे में सोचने लगी। उम्मीद करती हूँ वह सुरक्षित होगी। पुलिस समझेगी कि इस तरह से उसके साथ जबरदस्ती किया गया था और वह वहाँ पर फंस गई थी। अगर उसने मुझे मेरा फ़ोन वापस नहीं दिया होता तो अविनाश शायद मैं आगे वाक़े को जारी नहीं रख पाई। जब मेरी दृष्टि उन दृश्यों को दिखाने लगी थी, मैं उसे देखने के लिए मर रही थी। मैं अविनाश से मिलना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी जब मैं उस दर्द को अपने अंदर रोक रखा था। मैं उसके साथ रहना चाहती थी। नीता काफ़ी चिंतित होकर मुझे देखने लगी। हनी, तुम अभी खुद ही कमज़ोर हो, प्लीज़। मैं भीख मांगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उससे मिलना है। और ज़्यादा आंसू बहने लगे थे। नीता ने सांस छोड़ी। उसकी आंखों में आंसू बनने लगे थे। उसने मेरे आंसुओं को पोंछा और समझकर अपना सर हिलाया और फिर उसने मुझे बिस्तर से उठने में और दरवाजे की ओर जाने में मदद करने लगी। शायद किसी डॉक्टर को या नर्स को मुझे चेक कराने देना चाहिए था, पर यह मेरे दिमाग में था ही नहीं। बस मुझे उसे देखना था। जब हम कॉरिडोर से चलते हुए अविनाश के कमरे की ओर जाने लगे, मैं उस कमाल की औरत को देखने लगी जिसने मेरे ज़िंदगी के प्यार को जन्म दिया था। मैं कृतज्ञ हूँ कि जब मेरी आंखें खुली थी, मैं उसे अपने साथ पाई थी। उसने अविनाश के कमरे का दरवाज़ा खोला और हम अंदर आए। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे फेफड़ों के हवा को किसी ने वैक्यूम से खींच लिया हो। जब अजीत और कृष्ण ने मुझे देखा, वह बिस्तर के सामने से हट गए ताकि मुझे जगह दे सके। मैंने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। जब अविनाश को उस हाल में देखा, बुरे तरीके से पीटा गया था, जख्म उसके शरीर में बने हुए थे। मुझे पूरा यकीन है कि उसके कपड़ों के नीचे और भी जख्म होंगे जो अस्पताल के उस गाउन ने छुपा दिया है। पर उसका पैर भी किसी चीज से बंधा हुआ था। 3 पसली टूटी हुई है और एक पैर टूटा हुआ है
और इंटरनल ब्लीडिंग है, नीता ने कहा। मैं टूटकर रोने लगी, अब खुद को रोक नहीं सकी। बेड के पास बैठकर मैं रो रही थी और मेरे आंसू मेरे गाल से टपक रहे थे। हम दुनिया के खिलाफ उसका किया हुआ यह वादा मुझे याद आने लगा था, पर मैं यह नहीं चाहती थी। अपनी जिंदगी की हिफाजत उसकी जिंदगी के बदले नहीं चाहती थी। कमरे में शांति फैल गई, बस मेरा नाक खत्म होने वाला रोना कमरे में गूंजने लगा। बाद में उस रात को मैं फिर से अविनाश के रूम में आई थी। नीता और अजीत कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गए थे और मैं उसके बिस्तर के बगल में चेयर में चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मैं उससे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। मैं अविनाश का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से सहला रही थी। क्रिश कमरे के अंदर आया, जिससे मैं उसकी ओर मुड़कर देखी। वह कैसा है? मैं अपना सर हिलाई, उदासी भरा सांस मुंह से छोड़ी। अविनाश सोए हुए चेहरे को देखकर सोचने लगी कि वह कब जागेगा। क्रिश अविनाश के चेहरे को देखने लगा, मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। मैं उम्मीद कर रही थी इसे यह सब कुछ नहीं सहना पड़ता मेरी वजह से। मैं दर्द भरी आवाज में फुसफुसाई, यह इसे किसी और तरीके से नहीं करता। क्रिश कहा, जैसे कि उसे मालूम हो इस तरीके की भावनाएं हैं। हाँ, उसे मालूम है। तभी अचानक अपने हथेली में कुछ हिलते हुए महसूस की। मैं तुरंत अविनाश की ओर देखी। उसने अपने चेहरे को सिकोड़ा। खुशबू, उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आंखें अभी बंद थी। मैंने अपनी पकड़ उसके हाथों में मजबूत कर ली। उसे बताने की कोशिश करने लगी कि मैं यहीं पर हूँ। अविनाश, मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक यहाँ पर हूँ। तभी उसकी आंखें खुली और वह मुझे देखने लगा। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वह आंखें खोलकर कुछ देर के लिए मुझे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने जोर से सांस छोड़ी जब अविनाश फिर से सो गया और क्रिश मुंह दबाकर हंसा। उफ, यह तो राहत है। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं बॉस्टन वापस जाऊंगा। मैं उसकी ओर देखने लगी जैसे कि वह विदाई दे रहा था। मेरा विश्वास करो, अब यहाँ से वह और अच्छा ही होगा। तो क्रिश वापस से बॉस्टन जा रहा है और मैं पूरे तरीके से यह समझ सकती हूँ। उसके वहाँ पर इंटर्नशिप थी, फिर भी वह उसे देर कर रहा था क्योंकि वो यहाँ रहना चाहता था अपने जिगरी दोस्त के साथ। जब तक मैं ना मिल जाऊँ उसने अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया था और पक्के दोस्त का साथ निभाने के लिए। और जैसा कि मैं समझ सकती हूँ वह हमसे पहले ग्रेजुएट करेगा तो उसको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू क्रिश, मैं दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर कमरे से चला गया। मैं वापस से अविनाश की ओर मुड़ी और इंतज़ार करने लगी कि वह जल्दी से उठ जाए। एक और दिन आ चुका था और मैं यहाँ पर हूँ, अविनाश के बिस्तर के सामने खड़े होकर उसे देख रही थी जब वह सो रहा था। अब तक नहीं उठा था सिवाय कल रात एक थोड़े से समय के लिए। मैं सांस छोड़ी उसके सुनहरे बाल को सहलाते हुए, जो कि बहुत मुलायम लग रहे थे। आज सुबह मैं अस्पताल के गाउन में अब नहीं हूँ। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। अविनाश की तरह मुझे अब बिस्तर पर रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी भी जख्म में थोड़े दर्द है। अपना कार्डिगन और जीन्स पहनकर निकलने के लिए तैयार हूँ। मेरा बैग कंधे में झूल रहा था। मैं उदासी के साथ मुस्कुराई, एक आखिरी बार अविनाश को देखकर, इससे पहले कि निकलकर दरवाजे के पास जाती। उस कमरे के कोने में हमने एक टेबल रखा था जिसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। उनमें से कुछ हमारे ऑफिस के कलीग ने भी भेजा था। सारा, जॉर्ज और लोकेश इस वीकेंड उससे मिलने आने वाले हैं। जब मैं दरवाजा खोली देखा नीता दरवाजे की ओर आ रही थी, किसी से फ़ोन में बात कर रही थी। अच्छी बात है, मैं तुमसे जल्दी मिलती हूँ स्वीटहार्ट। इतना कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया और सांस छोड़ी। जब उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर एक उष्ण मुस्कान आ गई। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहा, मोनिका आ रही है। वह आज पर्थ से यहाँ आने की फ्लाइट ले रही है। अविनाश के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। नीता को देखकर लग रहा था वह अपनी बेटी से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जरूर उसे इतना मिस करती होगी। मैं भी इंतजार नहीं कर सकती मोनिका से मिलने के लिए। फिर उसने मेरे कंधे में लटकते बैग को देखा। उसकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि मैं निकलने वाली हूँ। खुशबू, तुम कहीं जा रही हो? उसने पूछा। हाँ, मैं अपनी माँ की कब्र में जा रही हूँ। मैं मुस्कुराई। मैं यह काम करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे में चिंताएं साफ झलक रही थी। अकेले क्या ठीक रहेगा? मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं लंच से पहले वापस आ जाऊंगी। सोचने लगी, जब तारक और उसके आदमी अब जेल में हैं, तो यह सुरक्षित है। अब मैं इस शहर में बिना किसी चिंता के चल सकती थी, बिना इस डर के कि वह मुझे पकड़ लेंगे। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अब भी मेरी बात से संतुष्ट नहीं है, पर मुझे यह करना होगा। मैं अपनी माँ की कब्र में सालों से नहीं गई हूँ।
उम्मीद भरी मेरी दृष्टि को देखते हुए उसने आखिरकार मान लिया। ठीक है, मैं ड्राइवर को कहती हूँ, प्लीज़ यह ठीक है। मैंने उन्हें मना किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सच में, और यह कब्रिस्तान ज़्यादा दूर भी नहीं है। बाहर ढेर सारे कैब की लाइन लगी हुई है। उसने सांस छोड़ी, यह जानकर कि उसे हार मारनी पड़ेगी। अपनी माँ की कब्र के सामने खड़े होकर उनसे बात करने लगी। माँ, अविनाश एक बहुत अच्छा इंसान है, अगर तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा। उनके कब्र में फूल चढ़ाते हुए उदासी के साथ मैंने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं इतने लंबे समय तक यहाँ नहीं आ सकी, पर माँ अब यह खत्म हो गया है। अब तारक जेल में है तो मैं जब मर्जी यहाँ तुमसे मिलने आ सकती हूँ। अब वह हमारी खुशी को कुचल नहीं सकता। एक बार अविनाश अच्छा हो जाए, मैं वादा करती हूँ मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगी तुमसे मिलवाने के लिए। और तुमने जो मुझसे कहा था, अब मुझे समझ में आ रहा था कि कभी कोई लड़का मुझे ऐसा मिलेगा जो मुझे स्नेह करेगा, मुझसे प्यार करेगा, मेरी हिफाजत करेगा। यह कहते हुए मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। यह आंसू ना गिरे इसलिए मैं ऊपर देखने लगी और सोचने लगी, माँ अभी डैड के साथ जरूर खुश होंगी। माँ के साथ बात करते करते मुझे समय का ध्यान नहीं रहा था। मेरा फ़ोन भी अभी पुलिस के पास है। अविनाश अब तक उठ गया होगा और वह और उसके परिवार वाले मेरी फिक्र कर रहे होंगे। माँ, मुझे लगता है अब मुझे जाना होगा, मैंने कहा, पर मैं आपसे फिर से जल्दी मिलूंगी। कितनी अच्छी बात है। अब यह हवा भी कुछ अलग ही लग रही थी। यह मेरी नई जिंदगी में मेरा स्वागत कर रही थी। नई जिंदगी, नई उम्मीद, नई रोशनी। जब मैं गेट के सामने पहुंची, एक बहुत कीमती रोल्स रॉयस वहां गेट के सामने आकर रुकी। ऐसी ही कार मैं अविनाश के घर पर देखा था। मैंने देखा ड्राइवर पीछे का दरवाजा खोला, एक नर्स बाहर आई। मेरी सांसें गले में अटक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। ड्राइवर और नर्स मिलकर कार से अविनाश को बाहर निकाल रहे थे। दोनों कंधों को पकड़ रखा था ताकि वह गिर न जाए। मेरा दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा। मेरे अंदर पैनिक पैदा होने लगा था। मैं दौड़ते हुए उसके पास चली गई। अविनाश को होश आ गया था, पर वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे अपने हॉस्पिटल के बेड में होना चाहिए। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। मैं हाँफ रही थी। अविनाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं तुम्हें देखना चाह रहा था। उसकी आवाज़ कमजोर थी। अब वह मेरे सहारे खड़ा था। मैंने कहा, तुम्हें अस्पताल में इंतजार करना चाहिए था। नहीं, मुझे अभी तुमसे मिलना था, उसने आगे कहा। मैंने कहा, मैं यहाँ आने वाली थी। उसने कहा, नहीं, मुझे पता चला तुम अपनी माँ के कब्र में आई हो और मैं पागल हो रहा था। मुझे तुम्हारा पीछा करना था, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। क्या मुझसे इतना प्यार करता है कि खुद के जख्मों की भी परवाह नहीं की? क्या सच में वह मेरे लिए इतना पागल है? दोस्तों, ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है और बहुत जल्द ये कहानी खत्म होने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको माथुर और स्पेंसर सीरीज अच्छी लगी होगी। थैंक यू।